नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो अपना चैप्टर चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आगे का पॉइंट है अर्धचालकों में परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। अपन ने पीछे वाले वीडियो में देखा था चालक, अर्धचालक और कुचालक, ठीक है। जिसमें अपन ने अब आगे का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अपना अर्धचालकों में परमाणु संरचना। जैसा कि अपन देखें तो पदार्थों में परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर या संरचना देखने से लिए आप सभी ने पता है अपन को कोई भी परमाणु अगर होगा तो उसका क्या होगा, केंद्रक यानी नाभिक पाया जाता है। उस नाभिक के बाहर क्या होती है, कक्षाएं होती है। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये संरचना अपन इस टॉपिक में अपने पढ़ेंगे। जैसे पदार्थ के परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप जैसे पता है अपन मध्य केंद्र के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाएगा और नाभिक के कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n², यानी जो नाभिक है उसकी बाहर की जो कक्षा है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2, 8, 18 या 32। जैसे अपने देखें 2, 8, 18 और 32। तो इसी क्रम में मैं बताऊँ आपको, ये होता है इनका क्रम। अब इनको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है आपका 2n² का, यानी अगर आपकी प्रथम कक्षा है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 2। अगर द्वितीय कक्षा है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8। अगर तीसरी कक्षा है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 18 और चौथी कक्षा है तो इसकी संख्या होगी आपके 32। इस तरीके से इनको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2n²। अब अपन आगे बढ़ाएंगे अपना। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके 2 और कक्षा का नाम होगा आपका k। द्वितीय कक्षा की बात की जाए तो द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और कक्षा का नाम होगा आपका l। तीसरी कक्षा की बात की जाए तो 2n² से जब ज्ञात करेंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और कक्षा का नाम होगा आपका m। चौथी कक्षा की बात की जाए तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32, फिर कक्षा का नाम n, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अपन ने देखा भाई कोई भी अगर आपका परमाणु है तो उसकी संरचना देखें सबसे पहले तो उसमें एक केंद्रक पाया जाता है। उस केंद्रक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इस केंद्र की बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रथम कक्षा में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। इस तरीके से क्रम आपका चलता रहता है। जैसे 5 कक्षा आएगी तो अपन n की जगह 5 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अब पहली कक्षा का नाम हो गया आपका k, दूसरी का l, तीसरी का m और चौथी का आपके n। इस तरीके से आप याद रखें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से आ सकता है प्रथम कक्षा का नाम, द्वितीय कक्षा का नाम, तृतीय कक्षा का नाम, या प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चतुर्थ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब एक अपन उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे डायग्राम बनाया गया है स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखो क्या है, मध्य में जो केंद्रक है उसके अंदर से प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब जो द्वितीय कक्षा होगी उसमें अपन देखेंगे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और जो पहली कक्षा, अब दूसरी कक्षा में जाएंगे तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आप। जैसे अपन इसे काउंट करेंगे तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस तरीके से विस्तारित होती है। तीसरी कक्षा की बात की जाएगी तो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी अपने 18। और इसी तरीके से अगर इसके बाहर चौथी कक्षा और मैं बनाऊं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होगा इस तरीके से, तो इनकी संख्या होगी आपकी कुल 18 संख्या में इलेक्ट्रॉन विचरण कर सकते हैं या घर बनाए रखेंगे। अब इसी क्रम में अपन आगे देखेंगे भी किसी तत्व के परमाणु में सबसे बाहरी व अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, जो कि अधिकतम 8 हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है भी संयोजकता, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। जो अधिकतम कितनी हो सकती है आपके लिए, 8 हो सकती है। अब 8 क्यों होगी, क्योंकि साइंस का एक नियम है कि किसी भी परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और
इसी आर्ट के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था, चालकता, कुचालकता और अर्धचालकता। तो चालकता में अपन ने देखा था अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्धचालक में अपन रिवीजन करेंगे अपना, जैसे एक अपने पढ़ा चालक, एक अपने पढ़ा अचालक और तीसरा पढ़ा अपने अर्धचालक। तो ये सभी इन संरचनाओं को अपन ने पढ़ा था परमाणुओं की संख्या के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। तो अपन को पता था चालक की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3 5 6 और 7। फिर जो आपका अचालक था उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी 8 और जो अर्धचालक था उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी आपके 4। इसी तरीके से अगर चालक का कोई पदार्थ है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, अगर उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 1 तो संयोजकता होगी 1। अगर उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7 तो उसमें संयोजकता कितनी होगी आपके 7। अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी अपने 4। और अर्धचालक परमाणु की संख्या कितनी होती है 8 होती है, क्योंकि आपको पता है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 है तो वह क्या कर लेगा, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। और स्थायित्व प्राप्त करने के बाद वह किसी अन्य पदार्थ से कोई प्रकार से क्रिया नहीं करता है और वह एक अचालक के भांति कार्य करेगा। अपन इसको अब एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसा अपन ना सिलिकॉन में पढ़ा था, अर्धचालक में अपन ने पढ़ा भाई 2 प्रकार के अर्धचालक महत्वपूर्ण होंगे अपने, पहला सिलिकॉन और दूसरा आपका जर्मेनियम। अपन अर्धचालकों में इन 2 का ही ज़्यादा उपयोग करेंगे, एक आपका सिलिकॉन का, दूसरा अपना जर्मेनियम का। तो जैसे अपन सिलिकॉन की संयोजकता देखें या सिलिकॉन की जो परमाणु संरचना है वो देखें तो उसमें देखो क्या होगा। जैसे आपको सभी को पता है भाई सिलिकॉन, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या 14, न्यूट्रॉन की संख्या 14 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी आपके, जैसे 14 होगी। तो जब अपन इन 14 को इस फॉर्मूले के अनुसार अपना बांटेंगे तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तृतीय कक्षा में जो शेष इलेक्ट्रॉन बचेंगे जैसे 4। अब इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4 है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी तो अपना क्या आंसर होगा 4, क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 4 है। और अपन को पता है अगर किसी पदार्थ की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो वह पदार्थ किस श्रेणी में आएगा, आपका अर्धचालक की श्रेणी के अंदर काउंट किया जाएगा। और अब इस पदार्थ की संरचना कैसी होगी, जैसा आपको डायग्राम दी गया है, जैसे इसका ये नाभिक आपका जिसके मध्य में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर। फिर जो आपकी इसकी प्रथम कक्षा है इसमें अपन देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है आपके इलेक्ट्रॉन। फिर जो दूसरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन संयोजित अपना घर बनाए हुए हैं। फिर जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो आपके तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घर बनाए हुए हैं और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी होगी आपके 4 होगी। इस तरीके से यह है आपके सिलिकॉन अर्धचालक की परमाणु संरचना, यानी उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन मध्य में नाभिक में स्थित होते हैं। दूसरा उदाहरण ले अपन अपना, जैसे जर्मेनियम का आप देखेंगे तो जर्मेनियम का प्रोटॉन की संख्या होती है अपने 32, न्यूट्रॉन की संख्या होती है 41 और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है आपके 32। अब इस 32 को इलेक्ट्रॉन है तो 32 आपको पता है कक्षाओं के अंदर डिवाइडेशन करेंगे फॉर्मूले के अनुसार, तो प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय कक्षा में 8, तृतीय कक्षा में 18, चतुर्थ कक्षा में बचेंगे 4। इन कक्षाओं का नाम K, L, M, N, इसी क्रम में आप इनको याद रखेंगे। अब अपन देखें जर्मेनियम की संयोजकता कितनी है, तो अपन ने देखा संयोगवश इसमें भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपके पास में 4 है, तो इसकी भी संयोजकता कितनी होगी 4 होगी। अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिले कि जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होगी तो आपका राइट आंसर होगा 4, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। अब इसका परमाणु संरचना देखें आप तो देखिए डायग्राम के रूप में अपन इसको समझ सकते हैं कि जैसे इसका जो केंद्रक है, नाभिक है, उसके अंदर तो आपको पता है प्रोटॉन में न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। बाकी जो शेष इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाएंगे। जैसे पहली कक्षा है उसके अंदर 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में आपकी 18 और चतुर्थ कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं 32 हो सकते हैं, लेकिन इसी कक्षा में कितने हैं 4 है। परंतु इसको स्थायित्व अगर प्राप्त करना हो तो इसके अंदर 4 बढ़ोतरी करके कितने इलेक्ट्रॉन करने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। किंतु इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, इसीलिए ये क्या कहलाता है आपका अर्धचालक कहलाता है। ये थे आपके अर्धचालक
परमाणु की संरचना, जिसमें अपन ने देखा दो उदाहरण लिए थे, एक अपना सिलिकॉन और दूसरा अपना जर्मेनियम। आगे अपन देखेंगे अर्धचालकों का ऊर्जा स्तर। देखिए, जो इनकी परमाणु संरचना होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसी पे ऊर्जा स्तर निर्भर करता है। जैसे अपन देखें ऊर्जा स्तर, तो अपने मिलेगा कि प्रत्येक परमाणु की कक्षाएं निश्चित होती है, यानी जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसकी कक्षाएं निश्चित होगी। जैसे अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिलिकॉन की जैसे सिलिकॉन में अपन ने देखा था 14 थी, तो उसमें 3 कक्षाएं हैं। और उसी तरीके से जैसे जर्मेनियम का उदाहरण अपन ने लिया था, तो उसमें अपन ने देखा था पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके 32 है, तो इसमें 4 कक्षाएं थी। इसी तरीके से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें कक्षाएं भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तथा प्रत्येक कक्षा में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और कक्षाएं भी क्या होगी, निश्चित। ये कक्षाएं स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। अब देखो, स्थायी कक्षाएं और अस्थायी की बात आई है, तो आप देखेंगे भी उसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, अगर उसके पास क्या है, 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा और अपनी कक्षा को पूरा करेगा। और यदि उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसे क्या करेगा, दान कर देगा और स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो इस स्थिति में उसकी कक्षा में क्या हुई है, कमी हुई है। जबकि जब 7 है और 1 ग्रहण करेगा तो उसकी कक्षा में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसलिए ये कक्षा क्या होती है, स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। परमाणु में उपस्थित केवल अस्थायी कक्षाएं ही नाभिक की परिक्रमा करती है। अब देखो, क्वेश्चन ये बना कि नाभिक के चारों ओर परिक्रमाएं कौन कौन सी कक्षाएं करेगी, यानी जिन्होंने स्थायित्व प्राप्त कर लिया है वह कक्षाएं ही नाभिक के चारों ओर परिक्रमा या घूर्णन गति को घूर्णन करती है। जैसे अगर आपने देखा प्रथम कक्षा में ये आपका नाभिक, फिर प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास में 2 और द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8 होते ही आपको पता है स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अब इस स्थिति में ये 2 कक्षाएं चारों ओर इसके चक्कर लगाएगी। अब अगर तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास में है 6, तो जब तक इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 न हो जाएगी तब तक ये कक्षा इसके बाहर घूर्णन गति नहीं प्राप्त करेगी। क्यों? क्योंकि ये स्थायित्व प्राप्त नहीं किए हुए हैं। जब 6 वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपके पास में 8। तब ये क्या कर लेगी, स्थायित्व प्राप्त कर लेगी और नाभिक के चारों ओर घूमने लग जाएगी। नियमानुसार अपन देखें तो तीसरी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो है 18। वो अधिकतम हो सकते हैं। लेकिन किसी भी पदार्थ को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहे उसकी कौन सी कक्षा हो, दूसरी कक्षा हो, चाहे तीसरी कक्षा हो, चाहे चौथी कक्षा हो, चाहे 5वीं कक्षा हो। ध्यान रखिएगा, ये बात गौर करने वाली है कि अगर उसकी प्रथम कक्षा है तो उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, दूसरी है तो उसके अंदर 18 होंगे, तीसरी है तो उसके अंदर 32 होंगे, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जाए तब तो ये आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब अपना जवाब होगा 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम चाहिए जो आप उसको स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में अपन देखें, परमाणु की प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर से संयोजित होती है। यानी आपने देखा भी, अपन को सबको पता है जैसे कि प्रत्येक परमाणु में क्या होती है, बाहर की तरफ जैसे ये आपका नाभिक, ये बाहर की तरफ इसकी कक्षाएं, तो इन कक्षाओं में अपना अपना क्या होता है, एक ऊर्जा स्तर होता है। यानी कक्षाएं अपने स्तर पर बनी रहती है क्योंकि नाभिक के द्वारा इन कक्षाओं को क्या किया हुआ, बांधे हुए रखा जाता है एक बल के द्वारा, और यही क्या कहलाता है, इनका ऊर्जा स्तर। और परमाणुओं में विभिन्न कक्षाओं से संयोजित ऊर्जा स्तरों का समूह है, उस परमाणु का ऊर्जा बैंड कहलाता है। यानी जो अलग अलग, जैसे मध्य पहली कक्षा है उसका ऊर्जा स्तर अलग होगा, दूसरी कक्षा है तो उसका ऊर्जा स्तर केंद्रक से अलग होगा, और यही ऊर्जा स्तर इन कक्षाओं का क्या कहलाता है, अपना ऊर्जा बैंड कहलाता है। अब अगर आप इसे एक डायग्राम के द्वारा समझना चाहें तो आप देखेंगे, जैसे ये अपनी इसकी नाभिकीय संरचना, तो इसी नाभिकीय संरचना से आप देखेंगे प्रथम कक्षा है तो नाभिक के नज़दीक होने के कारण इसका ऊर्जा स्तर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस पर ज़्यादा बल कार्य करेगा। द्वितीय कक्षा की ओर बढ़ेंगे तो प्रथम की तुलना में थोड़ा कम, तृतीय कक्षा की ओर बढ़ेंगे तो द्वितीय की तुलना में थोड़ा सा कम, चतुर्थ की ओर बढ़ेंगे तो नाभिक का बल तृतीय की तुलना में चतुर्थ पे कम होगा। इसी तरीके से इनका ऊर्जा बैंड भी अलग अलग होता है अपना।
अब देखो ऊर्जा बैंड को आप एक डायग्राम के द्वारा समझना चाहें, जैसे अपन ने देखा भाई, एक तो इनका ऊर्जा स्तर देख लिया, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे अपन, वैसे वैसे इनका ऊर्जा स्तर भी क्या होएगा, घटता हुआ जाता है, ऊर्जा बैंड का मान कम होता जाता है। और इसको अपन एक ग्राफ के रूप में समझना चाहें तो आप देखेंगे सबसे पहले इसका ये नाभिक होगा, फिर प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर और इसी तरीके से। अब आप ऊर्जा बैंड देखेंगे तो ऊर्जा बैंड पर ही आधारित होती है आपकी चालकता, जैसे प्रथम बैंड, द्वितीय बैंड, संयोजी बैंड या चालन बैंड। यानी चालन बैंड में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है और इसी पर आधारित होता है आपका पदार्थ की चालकता। ठीक है, तो ये था आपका परमाणु ऊर्जाओं स्तर। और ये जर्मेनियम का एक ऊर्जा बैंड जर्मेनियम का समझाया गया है कि आपको पता है भाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक तो परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या फुल है। चतुर्थ जो आपका कक्ष होगा उसमें संयोजकता कितनी है, इसकी 4 है, तो इसका ये क्या कहलाएगा, चालन बैंड कहलाता है। अब अगर इसमें देखें अपना, तो नाभिक के द्वारा निकटतम कक्षा पर अधिकतम बल आकर्षण तथा बाह्यतम कक्षा पर न्यूनतम बल आकर्षण लगेगा। ये तो जनरली एक स्वाभाविक है कि अगर आप, जैसे ये नाभिक है, इसके नज़दीक होगे तो नाभिक के द्वारा आपके ऊपर ज़्यादा बल लगेगा, और जैसे जैसे अपन इस नाभिक से दूर हटते जाएंगे वैसे वैसे नाभिक द्वारा लगने वाला बल का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में स्थानांतरित करना हो तो दोनों के ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्रदान करनी होगी। तो देखो इस बात को समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये इसकी अपन कोई भी परमाणु है उसका नाभिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, फिर ये इसकी प्रथम कक्षा, फिर आपके होगी द्वितीय कक्षा। अगर आप प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करना चाहते हैं, यानी ये जो इसकी प्रथम कक्षा है इससे आप द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ऐसी तरीके से स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो आपको जो बल देना पड़ेगा वो बल होगा कि जो नाभिक के द्वारा प्रथम कक्षा पर बल लगाया जा रहा है और जो द्वितीय कक्षा पर बल लगाया जा रहा है, इन दोनों का जो अंतर है उस अंतर के बराबर वह बल आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा देंगे, तब आप उसको द्वितीय कक्षा के अंदर स्थान दे सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो देखो, केंद्रक की नज़दीक अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कोई बल लग रहा है 5 न्यूटन का, और जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे बल क्या होगा, मान कम होएगा। तो दूसरी कक्षा में अपन देखें अपना 4 न्यूटन का बल लग रहा है और जो आपकी प्रथम कक्षा है उसके अंदर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। अब अगर अपन इसको बाहर लेना है यानी द्वितीय कक्षा में लेना है तो 5 न्यूटन तो का बल किसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है। तो और अपने पास कितना है, 4 का है, तो अपन इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। तो जो इन दोनों का जो अंतर है, जैसे 5 न्यूटन में से और दे दूं तो 5 भी इसका हो जाएगा केंद्र की ओर और 5 ही हो जाएगा अपना, तो फिर अपन इसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यानी उस अंतर के मान के बराबर जब देंगे तो 5 और 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा 6, तब अपन इस बल को क्या कर सकते हैं, बाहर की ओर या दूसरी कक्षा में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये था विद्यार्थियों आज का अपना टॉपिक कि अर्धचालक पदार्थों के परमाणु संरचना, जिसमें अपन ने देखा कि परमाणु की संरचना के अंदर देखा उसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और किसी भी पदार्थ को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये था आज का अपना टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।